गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम पढ़ रहे थे इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में और बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ऑर्गेनिजम्स जो बायोटिक कंपोनेंट्स में पाए जाते हैं उन्हें उनकी न्यूट्रिशनल हैबिट्स के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है। जैसे सबसे पहली जो कैटेगरी होती है वो होती है प्रोड्यूसर्स की, यानी कि तो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफिक यानी कि वो क्या करते हैं, वो सनलाइट से एनर्जी लेकर कार्बन को फिक्स करने का काम करते हैं और इस तरह से वो अपना फूड बनाते हैं, है ना। ऑटोट्रॉफिक यानी कि वो कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक को हमें फोटो ऑटोट्रॉफिक लिखना चाहिए। फोटो ऑटोट्रॉफिक, है ना। तो देखो ऑटोट्रॉफिक का मतलब तो ये हुआ कि वो अपने आप खाना बना रहे हैं, और फोटो ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या हुआ, फोटो का मतलब होता है फोटो आएगा फोटोन से, है ना, और फोटोन का मतलब क्या होता है, पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है। ऑटो का मतलब क्या होता है कि इनका जो कार्बन सोर्स है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, वो सनलाइट को ट्रैप करके कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने का काम करते हैं। इसके बाद दूसरी कैटेगरी के जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनको कहते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स वो होते हैं, कंज्यूमर्स वो हैं जो कि अपने फूड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, ठीक है। तो इसमें अब कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे, इसमें आएंगे हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, है ना, ये सब ऑर्गेनिज्म इसमें आएंगे। अब ये जो ऑर्गेनिज्म अलग अलग टाइप के होते हैं, हाँ, बल्कि मैं ये भी कहूंगा कि जो दूसरे डिकम्पोजर्स होते हैं ये ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, ये भी कंज्यूमर्स में ही आते हैं, क्योंकि ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। इनको अलग अलग लेवल के कंज्यूमर्स हम कहते हैं। जैसे ये क्या है, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, इसके बाद ये है सेकेंडरी कंज्यूमर्स, फिर आते हैं टर्शरी। टर्शरी का मतलब होता है कि अब ये क्या है, ये इनके ऊपर भी डिपेंडेंट है, यानी कि इनसे भी सुपीरियर हैं, इनसे भी हायर लेवल पर इन्हें प्लेस किया जाता है। तो ये कंज्यूमर्स के अलग अलग लेवल्स हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे कि इनको पिक्टोरियली यानी कि फ्लो चार्ट के रूप में किस तरह से इन्हें डिपिक्ट किया जाए। कंज्यूमर्स के देखो क्लासिफिकेशन जो मैं नोट्स देख रहा हूँ इसमें दी है कि हर्बीवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, इसके अलावा ओमनिवोर्स होते हैं। एक और टाइप का इन्होंने दिया है, वो होते हैं पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स किस में आते हैं, पैरासाइट्स जिसके दो फॉर्म्स हम देखते हैं कि वो एक्टोपैरासाइट्स या एंडोपैरासाइट्स होते हैं, वो भी किस में आएंगे, वो भी इन्हीं में आएंगे। इसके बाद डीकम्पोजर्स में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, फंजाई एंड बैक्टीरिया, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, जो कि ऑर्गेनिजम्स को या उनके रिमेन्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स या फ्रेगमेंट्स में रिसाइकल कर देते हैं। इसके बाद आती है बात, देखो अब फूड चेन जो होती है इसको किस तरह से डिपिक्ट किया जाता है। जैसे कि ग्रास को कौन खाएगा, ग्रास को डियर और डियर को लॉयन। इनको टॉपिक लेवल के हिसाब से अगर हम रखें तो ये होगा T1, ये होगा T2 और ये होगा T3, है ना। तो ये अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। तो फूड चेन का मतलब क्या है कि सीक्वेंस में ऑर्गेनिजम्स को प्लेस करना डिपेंडिंग ऑन उनकी ट्रॉफिक लेवल्स, यानी कि फूड के लेवल्स के हिसाब से उन्हें प्लेस करना, उसे हम कहते हैं फूड चेन। तो इससे क्या पता चलता है कि एनर्जी का ट्रांसफर या मेटल का ट्रांसफर किस तरह से हो रहा है। एनर्जी का ट्रांसफर हमेशा इस तरफ से इस तरफ होता है, यानी कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे ग्रास को एनर्जी किससे मिल रही है, सन से। अब सन से एनर्जी जितनी ग्रास में ली, है ना, उससे एनर्जी कौन लेगा, डियर। कभी ऐसा नहीं होगा कि डियर से एनर्जी किस में आ रही है, ग्रास में आ रही है, ठीक है। तो ग्रास कभी भी डियर को नहीं खाएगी। सपोज करो कि ग्लास के लेवल पर जो अवेलेबल एनर्जी है वो है 100 जूल्स, तो उसमें से डियर को कितनी एनर्जी मिलेगी,
बाकी एनर्जी कहाँ लॉस हो जाएगी, या तो वो रेस्पिरेशन के रूप में चली जाएगी या फिर वो इस डियर को प्राप्त नहीं होगी। तो कितनी एनर्जी इसको प्राप्त होती है, सिर्फ 10%, फर्स्ट लेवल पे जितनी है उसका 10%, यानी कि 10 जूल। उसी तरह से लॉइन को भी क्या होगा, बहुत ही कम एनर्जी मिलेगी। तो इससे हमें क्या पता लगता है, इससे ये पता लगता है कि जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल आगे बढ़ता है वैसे वैसे एनर्जी की जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है। ये भी एक रीज़न है कि जो फूड चेन्स होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 स्टेप्स की होती हैं, क्योंकि इसके बाद जो अवेलेबल एनर्जी होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी का लॉ है इसे कहते हैं 10% लॉ। 10% लॉ जो कि किसने दिया था, लिंडमैन ने, है ना, LINDEMAN, इन्होंने दिया था 10% लॉ कि हर एक ट्रॉफिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल पर कितना एनर्जी ट्रांसफर होता है, वो होता है सिर्फ 10%। ट्रॉफिक लेवल के बाद अब ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो सन की कितनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, ग्रीन प्लांट सन की सिर्फ 1% एनर्जी को ही एब्सॉर्ब कर पाते हैं। इसके बाद फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल इन अ फूड चेन। There is a gradual decrease in the amount of energy from one trophic level to next trophic level. ये तो मैंने बता ही दिया। इसके बाद बात आती है 10% लॉ की। तो 10% लॉ भी हमने आज डिस्कस कर लिया कि क्या होता है। एनर्जी अवेलेबल एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स इज 10% ऑफ द प्रीवियस लेवल। सो ओनली 10%, 90% जो होती है वो उसके अपने लाइफ के सस्टेनेंस के लिए चाहिए होती है, बाकी 10% ही वो अगले को ट्रांसफर कर पाता है हर एक ट्रॉफिक लेवल। इसके बाद आती है बात, कई बार क्या होता है, ये जो फूड चेन्स होती हैं ये आपस में लिंक भी हो सकती है, और ऐसी लिंक होने वाली फूड चेन्स को जो नेटवर्क बनाती है उसको कहते हैं फूड वेब। फूड वेब, आपस में लिंक होने वाली फूड चेन्स को हम कहते हैं फूड वेब। जो ऑर्गेनिज्म एक हैबिटेट में या एक इकोसिस्टम में रह रहे हैं उनको दर्शाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। फूड चेन तो लीनियर है ना, और फूड वेब क्या है, ये एक नेटवर्क की तरह है, लेकिन इनके भी अपने ड्रॉबैक्स हैं, यानी ये कुछ चीजों को नहीं दर्शाते। जैसे कि फूड वेब्स जो होती हैं ये डिकम्पोजर्स को नहीं दर्शाते। ये डिकम्पोजर्स के लिए इनमें कोई स्थान नहीं होता। अगली जो ड्रॉबैक है फूड वेब की वो क्या है, वो ये है कि ये अगर एक ऑर्गेनिज्म एक से ये डिकम्पोजर्स को कोई जगह नहीं देती, और दूसरी बात ये कि ऑर्गेनिज्म्स जो होते हैं वो एक से ज्यादा पोजीशंस पर भी हो सकते हैं, जैसा कि फूड वेब में लिखा है। रियल लाइफ में क्या होता है, रियल लाइफ में जब हम फूड चेन्स बनाते हैं तब एक ऑर्गेनिज्म को एक ही ट्रॉफिक लेवल मिलता है, जैसे कि T1, T2 या T3। लेकिन फूड वेब जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि वो मल्टीपल फूड चेन्स का हिस्सा होता है, तो इस वजह से उसको अलग अलग नंबर्स असाइन किए जाते हैं। तो ये था फूड वेब का और फूड चेन का कंपैरिजन। इसके बाद आती है बात द कंसेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स। तो यानी कि अब हम पढ़ेंगे बायोमैग्निफिकेशन के बारे में, बायोमैग्निफिकेशन और पिरामिड्स के बारे में। पहले हम पढ़ते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में। इकोलॉजिकल पिरामिड्स, इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड्स वो होते हैं कि जब हम ऑर्गेनिजम्स की संख्या के हिसाब से, उसके बायोमास के हिसाब से या फिर उसकी एनर्जी के हिसाब से ऑर्गेनिजम्स को एक के ऊपर एक जमाते हैं, यानी कि उनको रखते हैं पिरामिड के रूप में, तो उसको इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। यानी कि एक तरह का क्या है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। एल्टन नाम के साइंटिस्ट ने ये इकोलॉजिकल पिरामिड किए थे। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करो कि एक हैबिटेट है, उस हैबिटेट में 100 ग्रीन प्लांट्स हैं और उनको खाने वाले 10 इंसेक्ट्स हैं, और उन 10 इंसेक्ट को खाने वाला एक फ्रॉग है। ठीक है, तो अगर हम नंबर्स के हिसाब से ऑर्गेनिजम्स को रखें कि
कि सबसे नीचे हमने रखा प्रोड्यूसर्स को, तो ये जो प्रोड्यूसर्स थे इसका बार कैसा आएगा, इतना बड़ा आएगा। उसके बाद ये जो अगले लेवल के कंज्यूमर्स हैं इनका नंबर कम है, इसीलिए इनका बार आएगा छोटा। और जो सबसे ऊपर के लेवल के हैं उनका संख्या और भी कम है, इसलिए इनका बार आएगा और भी छोटा। तो ये पिरामिड लाइक जो अरेंजमेंट होता है इस संख्या के हिसाब से जब हम अरेंज करते हैं इसको कहते हैं पिरामिड ऑफ नंबर्स। ठीक है, कि इस टॉपिक लेवल पे इतना नंबर है, इस टॉपिक लेवल पे इतना है और इस टॉपिक लेवल पे इतना है, और नंबर्स के हिसाब से ये क्या है, इसकी थिकनेस है। तो इसमें तुम क्या देखते हो कि ये पिरामिड कैसा है, सीधा है, क्योंकि इसका बेस चौड़ा है और ऊपर पतला है, तो इसीलिए कैसा है, सीधा पिरामिड है। अपलाइड इन्वर्टेड भी हो सकता है, यानी कि ऊपर बड़ा और नीचे छोटा भी हो सकता है। इसके एग्जांपल्स हैं कि सपोज एक पेड़ है, यानी कि प्रोड्यूसर एक ही है 1, लेकिन उस पर चिड़िया रह रही है 100। ठीक है, तो बर्ड्स ऑन ए ट्री किसका एग्जांपल है, इन्वर्टेड पिरामिड का एग्जांपल है। अब ये तो हुआ एक टाइप का पिरामिड, हम देखते हैं अगले टाइप का पिरामिड कैसा होता है। इसे कहते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। अब आते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी की तरफ। पिरामिड ऑफ एनर्जी यानी कि हर टॉपिक लेवल पर कितनी एनर्जी अवेलेबल है। ये वाला जो पिरामिड होता है एनर्जी वाला, ये हमेशा सीधा होता है, क्योंकि अभी तुम्हें बताया कि अगले टॉपिक लेवल पर सिर्फ 10% एनर्जी की अवेलेबल होती है। तो जो नीचे अवेलेबल होगी, यानी कि फर्स्ट टॉपिक लेवल पे यानी प्रोड्यूसर्स पे सपोज 100 है, तो उसका सिर्फ 10% ही ऊपर अवेलेबल होगा, और उससे अगले लेवल पर सिर्फ उसका 10% ही अवेलेबल होगा। तो ये वाला पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। अब आते हैं तीसरे तरह का पिरामिड, जिसका नाम है पिरामिड ऑफ बायोमास या बायोमास पिरामिड। बायोमास, बायोमास का मतलब होता है ड्राई वेट, किसी ऑर्गेनिज्म का ड्राई वेट कितना है। सपोज करो कि ड्राई वेट जो होता है वो सीधा भी हो सकता है और वो उल्टा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, किसी इकोसिस्टम में यानी ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जितने हरे पौधे उग रहे हैं उन सबका मास कितना है ना, उसको हमने एक बार से इंडिकेट कर दिया। इसके बाद क्या हुआ कि उनको खाने वाले जो जीव हैं उनका वेट कितना है ना, उसके बाद उनको खाने वाले जीव कितने, उनका वेट कितना है, तो अब मास के हिसाब से बात होगी। तो अगर कम होता जाएगा तो ऐसा बनेगा, और अगर ज्यादा हो जाएगा तो वो कैसा बनेगा, वो उल्टा बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी वाटर बॉडी में जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। फाइटो मीन्स प्लांट, प्लैंक्टन्स मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फ्रीली तैरते रहते हैं, पानी की धारा के साथ वो मूव करते रहते हैं, वो उनके अंदर अपने आप तैरने की क्षमता नहीं होती, उनको फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गए फाइटोप्लैंक्टन। तो ये क्या करते हैं, वाटर के सरफेस पर रहते हैं और एनर्जी को ट्रैप करते हैं। जैसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या करेंगे, ग्रीन प्लांट्स करते हैं फोटोसिंथेसिस, ऐसे एक्वेटिक फोटो इकोसिस्टम में, एक्वेटिक हैबिटेट में फाइटोप्लैंक्टन्स करते हैं। इन्होंने एनर्जी ट्रैप कर ली, ठीक है, इनको खाएंगे फिर ऐसे एनिमल्स जो कि लाइट ट्रैप नहीं कर सकते लेकिन हैं छोटे, उन्हें कहते हैं जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन को फिर कौन खाता है, स्मॉल फिश। स्मॉल फिश को कौन खाता है, फिर लार्ज फिश। लार्ज फिश को फिर कौन खाता है, लार्ज फिश को खाएगी वेल। वेल संख्या में कितनी होती है, एक। सपोज करो कि इन सब में एक ही थी, और फाइटोप्लैंक्टन्स के लेवल पे कितनी संख्या होती है, लाखों। तो लेकिन वो लाखों ऑर्गेनिज्म मिलके भी वेल के बायोमास की बराबरी नहीं कर सकते। इसका मतलब जैसे जैसे हम ऊपर के लेवल पे जाएंगे बायोमास इंक्रीज होता जाएगा, भले वो एक ही ऑर्गेनिज्म, और सपोज एक से ज्यादा हुए तो फिर तो बात ही क्या है ना। तो नीचे वाले ऑर्गेनिज्म संख्या में ज्यादा होने पर भी उनका बायोमास कलेक्टिवली होता है कम। ठीक
ठीक है, जैसे स्मॉल फिश जो होंगी वो भले कितनी सारी हो, लार्ज फिश से वो बायोमास में कम भी हो। तो उसी तरह से हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो पिरामिड बनेगा वो कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, क्योंकि सबसे ऊपर के ऑर्गेनिज्म का बायोमास सबसे ज्यादा है और सबसे नीचे के ऑर्गेनिज्म का बायोमास सबसे कम है। तो ये अलग अलग तरह के मैंने बायो पिरामिड्स के एग्जांपल तुम लोगों को बताए हैं। अब एक टॉपिक जो आज का रहता है वो हम देखते हैं बायोमैग्निफिकेशन, क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन एक फिनोमेना है जिसमें किसी हैबिटेट में अगर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस एंटर करता है तो जैसे जैसे अगले टॉपिक लेवल पर वो आएगा वैसे वैसे उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पर कुछ क्रॉप प्लांट्स हैं फील्ड में और हमने यहाँ पर कोई इंसेक्टिसाइड जैसे कि डीडीटी को स्प्रे किया, डीडीटी को स्प्रे किया हमने किसी क्रॉप फील्ड में। क्रॉप फील्ड में क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स यानी कि प्लांट्स जो कि ट्रॉपिक लेवल 1 पर होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इन ट्रॉपिक लेवल वाले ऑर्गेनिज्म को अब कौन खाएगा, दूसरे लेवल का ऑर्गेनिज्म, दूसरे लेवल का ऑर्गेनिज्म खाएगा जो कि T2 पर होगा। डीडीटी का जो लेवल यहाँ पर था वो लेवल यहाँ पर जाने पर क्या हो जाएगा, इकट्ठा यानी कि कंसेंट्रेट, तो या मैग्नीफाई, उसी को बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। तो जैसे जैसे अगले टॉपिक लेवल आएंगे वैसे वैसे उस टॉक्सिक सब्सटेंस की कंसेंट्रेशन बढ़ती जाएगी और जो सबसे ऊपर के टॉपिक लेवल पर ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर वो टॉक्सिक सब्सटेंस सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन में पाया जाएगा, उसके लिए वो सबसे ज्यादा घातक होगा। तो मरे हुए जानवरों को खाने वाले जो जीव होते हैं जैसे कि वल्चर्स, उनके अंदर ये देखने में आया, वल्चर्स तो सबसे एंड में आते हैं, वो कार्निवोरस को भी खाते हैं, हर्बीवोरस को भी खाते हैं, तो उनके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस ज़्यादा इकट्ठे होने लगे और वो टॉक्सिक सब्सटेंस उनके और उन जो अंडे वो देते थे उनके लिए नुकसानदेह होने लगे। तो आखिर में ये देखा गया कि वल्चर्स की पॉपुलेशन धीरे धीरे घटती चली गई उन केमिकल्स की वजह से जो इंसान खेतों में स्प्रे कर रहे थे। ठीक है, तो ये वाली बात हमें याद रखनी है कि टॉक्सिक सब्सटेंस किस तरह से एक्यूमुलेट होते हैं। इसका एग्जांपल डीडीटी है जो कि इंसेक्टिसाइड है और इसके अलावा एंडोसल्फान, ENDO HUL THAL, एंडोसल्फान नाम का जो केमिकल है ये भी एक तरह का क्या है, ये टॉक्सिक सब्सटेंस है। तो बायोमैग्निफिकेशन से क्या होता है, सबसे ऊपर के जो ट्रॉपिक लेवल पर ऑर्गेनिज्म होता है उसको नुकसान होता है। इसके बाद और सबसे ऊपर के ट्रॉपिक लेवल पर ह्यूमंस भी हैं, तो ह्यूमंस को भी इन चीज़ों से नुकसान होता है, इसलिए इन केमिकल्स के यूज से बचना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है ओजोन डिप्लीशन। थैंक यू।